Hello, class 10. Today we will study again law of refraction of light in glass lab. Glass lab कांच के टुकड़े पर एक हम इसका फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। देखिए ये एक कांच का जो है स्लैब है। कांच स्लैब मतलब कांच का एक टुकड़ा है। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, आप घर में करके देख सकते हैं। तमाम प्रकार का प्रयोग है, अभी हम आपको बताएंगे। ये एक कांच का टुकड़ा है, इस पर ये प्रकाश की किरण जो है आ रही है, इसको आपतित किरण आप कहते हैं। आपतित किरण आ रही है और ये नॉर्मल से होता हुआ, ये नॉर्मल है। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है वह वायु है, या इसे हम विरल माध्यम भी कहते हैं। विरल माध्यम का मतलब होता है जहां पर जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो इसमें ये जब दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम का मतलब सघन माध्यम में, कांच में जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है। डेंसर मीडियम में जब जाता है तो कल मैंने बताया था, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ पर हो गया, यह जो प्रकाश किरण आ रही है जब ये सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है, तो यह अवलंब की तरफ झुक गई है, झुक करके यहाँ पर आ गई। अब जब ये प्रकाश किरण कांच से फिर बाहर जाएगी, मतलब सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में जा रही है, तो यह अवलंब से दूर हट जा रही है, जो कि मैंने कल बताया था। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। इसमें आपका जो है रियल पैथ जो है इसका ये है, और इस रे ऑफ लाइट का रियल पैथ आपका ये है। ये आपका एंगल आई हुआ, ये एंगल आर, ये एंगल आई हुआ आपका, ये एंगल आर। इस प्रकार प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका विचलन संभव है, ये अवश्य होगा। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, या ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम A टू G है। साइन आई अपॉन साइन आर ये आपका फार्मूला था। आप ANG इक्वल टू 1 अपॉन GNA भी कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्तन विपरीत हो जाता है, ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ANG इक्वल टू 1 अपॉन GNA या GNA इक्वल टू 1 अपॉन ANG, ये आपके सभी फार्मूले हैं। और अब आप ये भी जानते हैं कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी आप इसको कहते हैं। तो प्रकाश की चाल जब आप जानते हैं, प्रकाश की चाल जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जल में जाती है तो उसका प्रभाव पड़ सकता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है। लेकिन यहां पर जब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अब हवा में ही अगर विचरण कर रही थी, उसका प्रकाश की चाल तो हमेशा वही रहेगा। लेकिन अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब कि अगर हवा से अगर कांच में आ रही है तो उसके प्रकाश की चाल में भी अंतर आ जाता है। जल में जाएगा तो अंतर हो जाएगा, डायमंड में जाएगा तो अंतर हो जाएगा, मतलब हर जगह उसकी चाल जो है परिवर्तित हो जाती है। अगर एक ही स्थान में देखें, जैसे ग्लास में ही देखें तो उसकी नियत रहेगी, अगर हम हवा में देखें तो नियत रहेगी। बट अगर वो वायु से कांच में आ रही है तो उसकी चाल में अंतर हो जाएगा। इसलिए इसका अनुपात भी है, जैसे अगर आपको हवा से कांच में निकालना है तो ANG इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ए को हम ऊपर एयर लिखेंगे, G को हम नीचे ग्लास लिखेंगे। इसलिए ANG इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, या हिंदी में इसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर
वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब कांच में प्रकाश की चाल ये आपका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद ये ANW भी हो सकता है। W मतलब वाटर, जल में भी पूछ सकता है। तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। डायमंड में पूछ सकता है, तो ये तो एयर हमेशा रहेगा, या ग्लास से डायमंड में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप उसके हिसाब से अपना आप चेंज कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा, चाहे प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, एक आप ट्रांसपेरेंट बाल्टी ले लीजिए, आती है प्लास्टिक की बाल्टी आती है, उसमें आप आधा बाल्टी पानी भर लें और एक लोहे की छड़ रख लें या पेंसिल रख लें, कुछ भी ले लें, पतली सी चीज ले लें। आप जब उसको बाल्टी, आधी भरी बाल्टी में जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि वह जो सीधी रॉड है वो आपको पानी के अंदर आपको टेढ़ी दिखाई देगी। या आप जो है एक 5 रुपए का सिक्का ले लें। ठीक है, आप उसको जब बाल्टी में डालेंगे तो वो 5 का सिक्का आपको बॉटम से थोड़ा ऊपर, मतलब जो बाल्टी की जो तली होगी उससे ऊपर वो सिक्का दिखाई देता है। ये ऐसा प्रैक्टिकल किया गया है क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इसका विचलन हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है कि वायु से जब जल में कोई चीज देखते हैं आप तो उसका विचलन आपको दिखाई देता है, इसलिए वो तली पर ही रहता है, लेकिन वो तली के ऊपर आपको दिखाई देता है। ये वायु में प्रकाश की चाल का, जल में प्रकाश की चाल का विचलन है। तो उसके लिए फार्मूला है इसे ANW। वाटर में अगर आप देख रहे हैं तो ANW इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, या इसको इंग्लिश में ANW इक्वल टू रियल डीपनेस अपॉन वर्चुअल डीपनेस। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने इसको बताया है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको आप अपवर्तनांक कहते हैं, ये अपवर्तनांक तमाम जगह अलग अलग होते हैं। जैसे आइस में 1.31 होता है, वाटर में 1.33 होता है, अल्कोहल में 1.36 होता है और डायमंड में 2.42 होता है। सो ऑन, ऐसे बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ होता है। तो इसको हम बुक के माध्यम से, या जब आपका प्रॉब्लम आएगा तो क्वेश्चन में ही ये दिया रहता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा याद करने वाली भी चीज नहीं है ये, और याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको आगे कंपटीशन भी देना है, तो इसलिए अगर आप इसको लर्न करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये सभी फार्मूले हैं जो अब तक हमने आपको पढ़ाए हैं। अब आपका अगला टॉपिक जो होगा वो प्रकाश का लेंस पे परावर्तन होगा, उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको आप जरूर लर्न कर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।